सिंपल लेसन में सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय आधुनिक इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रवादी आंदोलनों से संबंधित हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है ये अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क जो कि 1509 से 1515 के बीच में पुर्तगाली गवर्नर हुआ करता था ये, और इसने यूसुफ आदिल शाही से, जो कि बीजापुर का शासक था, उससे इसने गोवा को 1510 में जीता था। ये याद रखने की बात है। इसके अलावा अगर हम वास्को डी गामा को देखें तो इसने भारत की खोज की थी। कब की थी? 17 मई 1498 को। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर याद रखें। अल्मीडा पहला गवर्नर था ये पुर्तगाली, और ये 1505 से 1509 तक था। इसे ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। नीनो डी कुन्हा की बात करें, नीनो डी कुन्हा जो है ये 1529 में आया था, पुर्तगाली गवर्नर था ये, और 38 तक था। इसे जाना जाता है, इसने गोवा को राजधानी में परिवर्तित कर दिया था। कोचीन से राजधानी को हटाकर गोवा को राजधानी बना दिया था। कब बनाया था इसने? 1530 में। ये बातें याद रखने योग्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक अगर हम बात करें तो कॉलबर्ट को माना जाता है। कॉलबर्ट जो कि लुई 14वां का मंत्री हुआ करता था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में, और इसे द इंडियन ओरिएंटलोस के नाम से जानते थे। अगर आपसे कभी पूछ दे कि किस नाम से फ्रांसीसी कंपनी को जानते थे, तो ओरिजिनल जो नाम था इसका द इंडियन ओरिएंटलोस था, और कॉलबर्ट ने इसकी स्थापना की थी। फ्रैंको मार्टिन वो व्यक्ति था जिसने पांडिचेरी की स्थापना की थी, माफ़ कीजिएगा, पांडिचेरी की स्थापना की थी। और ये स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने 1673 में की थी। पांडिचेरी, जिसे कि आजकल पुडुचेरी कहते हैं, पांडिचेरी की इसने स्थापना की थी। एक वलीकोंडपुरम था एक जगह, वहाँ का शेर खान लोदी जो कि वहाँ का सूबेदार था, उससे इसने एक गांव लिया था, उसी के पांडिचेरी में इसने परिवर्तित कर दिया था। कुछ सवालों को साथ में लेकर हम लोग चल रहे हैं ताकि एक साथ कई सारे सवालों को आप सॉल्व कर पाएँ, जानकारी आपके पास रहे, ताकि अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको पता रहे। तो अगला सवाल देखते हैं कि डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था। डच जो कि पुर्तगालियों के बाद आए थे, और इन्होंने बंगाल में पिपली में कारखाना स्थापित किया था। कब किया था? 1627 को। डचों के पहले कारखाने की अगर बात करें तो पहला जो कारखाना इनका है ये 1605 में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था आप सबको पता होगा, काफ़ी फेमस जगह है, मुसलीपत्तनम जो जगह है वहाँ पर इनका पहला कारखाना स्थापित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस परिवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला कौन था? रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दौला जो कि जहांदार शाह के बाद अगर आप देखें तो रफ़ीउद्दरजात और रफ़ीउद्दौला दो व्यक्तियों को सैयद बंधु गद्दी बैठाते हैं। रफ़ीउद्दौला की जो मृत्यु है ये पेचिश से हुई थी। पेचिश से इसकी मृत्यु हो गई थी, कुछ महीने के लिए था, और इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करते। रोशन अख्तर को आपको पता होगा रंगीला कहते हैं। इसी ने मोहम्मद शाह का नाम लिया था, मोहम्मद शाह रंगीला, अगर आपको याद हो तो। फर्रुखसियर घृणित कायर इसको कहा जाता है। ये टाइटल हैं, याद रखें, पूछ दिया जाता है परीक्षा में। और रफ़ीउद्दरजात जो है ये सबसे कम महीने के लिए
सबसे कम महीने के लिए राजा बना था, बादशाह, मुगल बादशाह था। ओके, अगला सवाल देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की जो सुविधा बंगाल में मिली थी, ये फर्रुखसियर ने दी थी। कब? 1717 में फर्रुखसियर द्वारा ये दिया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कोलकाता में प्रथम न्यायालय की जो स्थापना है ये 1774 में की गई थी। और किस एक्ट के तहत की गई थी? अगर एक्ट पूछे तो 1773 में रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापना की गई थी प्रथम न्यायालय की। और वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। वारेन हेस्टिंग जो कि उस टाइम बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे उनका नाम भी याद रखें, परीक्षा में पूछा जाता है, एलिजा इम्पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह हुआ था 1767 से 69 के बीच में। यहाँ पे देखिए गलत दे दिया गया है, 1769। 1767 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और इस मैसूर युद्ध का जो अंत था ये भी याद रखें आप, मद्रास की संधि पर हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली जीता था, मद्रास संधि हुई थी। दोनों ने, अंग्रेज़ों और हैदर अली ने, अपने अपने जो जीते हुए प्रदेश थे वो लौटा दिए थे। दूसरा जो युद्ध है ये 1780 से 84 के बीच में हुआ था। यहाँ पर द्वितीय युद्ध हुआ था 1780 के 84 में, और ये मंगलौर की संधि पर ख़त्म हुआ था, मंगलौर की संधि पर। तीसरा आपको पता है 90 से 92 और चौथा 1799 में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? पंजाब को ब्रिटिश ने अपने राज्य में 1849 में मिलाया हुआ था। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के साथ ही पंजाब का विलय हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अभी हमने पहले प्रश्न में देखा कि गोवा पर अधिकार करने का जो काम है ये किया था अल्बुकर्क ने। यूसुफ आदिल शाही से 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को जीता हुआ था। ओके, बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था ये शाह आलम द्वितीय के फरमान पर लगा था। शाह आलम द्वितीय जब बक्सर का युद्ध हारता है तो 12 फरवरी को 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की क्लाइव और शाह आलम के बीच में, और इस संधि के तहत बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो सबसे पहले माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने का जो कार्य किया था ये किया था हंटर आयोग ने। हंटर आयोग जो कि 1882-83 के बीच में भारत आया था। इसने सबसे पहले प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। मैकाले आयोग की अगर बात करें, मैकाले आयोग तो भारत का विधि आयोग था, पहला विधि आयोग। और इस आयोग का जो गठन है ये 1834 में हुआ था, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और चार्ल्स आयोग जो है ये वुड डिस्पैच इसी को कहते हैं, ये वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था और महिला शिक्षा पर जोर दिया था, अंग्रेजी के प्रचार पर इसने जोर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम
1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? 1904 का जो ये अधिनियम है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये रैले कमीशन की अनुशंसा पर आया था। रैले कमीशन की अनुशंसा पर यह आया हुआ था, जो कि 1902 में गठित हुआ था। इसी की रिपोर्ट पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था और ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में आया था। लॉर्ड कर्जन, इनका टाइम पीरियड आपको पता है 1899 से 1905। लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड की अगर बात कर लें तो लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड 1880 से 84 और लॉर्ड लिटन है 1876 से 80, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके टाइम में लगा हुआ था। बात करें अगर हार्डिंग प्रथम की, हार्डिंग प्रथम जो है ये 1844 से 48 के बीच में है, यानी कि डलहौजी के ठीक पहले आते हैं हार्डिंग प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि कहाँ पे चुने गए थे? फिन्सबरी से। फिन्सबरी से किस पार्टी से चुने गए थे? अगर पार्टी पूछे तो लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी से चुने गए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, ये गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा गया था और ये कहने वाला था विंस्टन चर्चिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया था? लतिका घोष जो कि एक महिला क्रांतिकारी थी, इन्होंने महिला राष्ट्रीय संघ की इन्होंने स्थापना किया था। महिला राष्ट्रीय संघ जो कि 1928 में स्थापित हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की थी। 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, ये याद रखें। 1912 में अल हिलाल उर्दू में प्रकाशित होता था ये, और उसके बाद प्रतिबंध जब इस पर लगा तो अल बलाग इन्होंने शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो कब शुरू किया था? ये 1913 में शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जनगण मन जो कि हमारा राष्ट्रगान है, ये आपका 1912 में प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह जो है ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था? इसको स्वीकार करने वाला था डिज़रायली। बाकी सबको अगर आप देखें तो सब लोग यही कहते हैं कि नहीं, ये षड्यंत्र था। कोई कहता है ये सैनिक विद्रोह था, कोई कहता है ये धार्मिक विद्रोह था, पर राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाला अगर कोई विदेशी था तो वो डिज़रायली था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के अगर टाइम पीरियड की बात कर लें तो डलहौजी के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो डलहौजी का टाइम पीरियड कितना था? ये 1848 से 56 के बीच में रहता है डलहौजी। लॉर्ड मेयो की अगर बात करें तो 1872 तक ये रहते हैं और 1869 से 72 तक, और लॉर्ड रिपन 1880 से 84। कैनिंग का टाइम पीरियड जो है ये 1856 से 62 तक है इनका टाइम पीरियड। तो कैनिंग वो व्यक्ति थे जो कि 1857 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान कौन सी घटना नहीं घटी थी? टाइम पीरियड के हिसाब से अगर देख लें तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुई थी। दिल्ली दरबार जो द्वितीय दिल्ली दरबार लगा था ये 1903 में लगा था, और मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1906 में।
और लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड रहा है वायसराय होने का, ये 1899 से 1905 तक रहा है। तो जो घटना नहीं घटी थी लॉर्ड कर्जन के दौरान वो थी मुस्लिम लीग का गठन, क्योंकि ये किसके साथ हुआ था? मुस्लिम लीग का जो गठन है ये मिंटो द्वितीय के काल में हुआ था, मिंटो सेकेंड के टाइम पीरियड में हुआ था, जो कि 1905 से 10 तक गवर्नर थे यहाँ के वायसराय। चलिए अगला सवाल है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के सुधारों के लिए 1784 में आया था, इसके अंतर्गत जिसकी स्थापित किया गया था जो चीज़ वो था नियंत्रण बोर्ड, यानी एक कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी इसके अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो 1935 में जो अधिनियम आया था, यानी भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935 में, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? ये 1923 में बनाई थी इन्होंने। और 1923 में एक घटना जो थी असहयोग आंदोलन के ठीक बाद, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं चौरी चौरा कांड के बाद में, तो 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष जो थे ये सी.आर. दास थे और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इल्बर्ट विधेयक विवाद किस वायसराय से संबंधित है? इल्बर्ट विधेयक का जो विवाद है ये बेसिकली एक ऐसा विवाद था जिसमें कि भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज़ों के मामले में फैसले लेने का अधिकार दिया गया था। तो इसका अंग्रेज़ों ने काफ़ी जमकर विरोध किया था और ये विवाद जो है ये लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में हुआ था 1883 में। चलिए किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था और इसे पारित करने वाला वायसराय जो था ये लॉर्ड कैनिंग था, चार्ल्स कैनिंग। चलिए अलीवाल की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? अलीवाल की जो लड़ाई है ये 1946 में हुई थी, सॉरी 1846 में हुई थी। तारीख थी 28 जनवरी और ये हैरी स्मिथ जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से थे और रणजोत सिंह मजीठिया जो कि सिखों की तरफ से थे, यानी जो लड़ाई थी अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में हुई थी। चलिए इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन है ये कलकत्ता से हुआ था। स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ रेवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? स्प्रिंगिंग टाइगर को लिखने वाले जो हैं इनका नाम याद रखें, इनका नाम है ह्यू टोए। ह्यू टोए इनका नाम है और ये जो जीवनी लिखी गई है ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। चलिए किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? सिंध का विलय जो है ये 1843 की घटना है और ये किया गया था चार्ल्स नेपियर के द्वारा, जिसके संबंध में नेपियर अपनी डायरी में लिखते हैं कि सिंध पर कब्जा करने का हमारा कोई नैतिक अधिकार नहीं है, यह बदमाशी का एक अच्छा उदाहरण ज़रूर है। चलिए तो ये जो किया गया था लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में किया गया था
लॉर्ड एलनबरो, जिनका शासन काल जो है ये 1842 से 48 के बीच में है। देखिए, अगर आप टाइम पीरियड याद रखेंगे ना गवर्नर और वायसराय के, तो आपके आधे जो आधुनिक इतिहास के जो सवाल हैं वो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, घटनाओं से संबंधित, किसके टाइम पीरियड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऑकलैंड की अगर बात कर लें तो 1836 से 42, यानी कि एलनबरो के ठीक पहले ये थे। हार्डिंग प्रथम, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 1844 से 48, यानी डलहौजी के पहले ये हुआ करते थे। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं ये 1813 से 23, ये वारेन हेस्टिंग नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग है। ये 1813 से 23 10 सालों के लिए ये थे। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, यानी ऐसा इतिहासकार जिसने अंग्रेजों की तरफ से इतिहास को लिखा। तो वो व्यक्ति था एसएन सेन। चलिए, 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? षड्यंत्र की संज्ञा यानी कि ये कहा गया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध, कहा गया था यहाँ पर कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का ये षड्यंत्र था। इसी को षड्यंत्र की संज्ञा पर इस सवाल आता है। तो ये कहने वाले थे कौन? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम वह व्यक्ति है जिसके कहने पर, जिसके रिपोर्ट पर अवध का कब्जा हुआ था कुशासन का आरोप लगाकर। इसी ने रिपोर्ट लगाई थी कि अवध में कुशासन है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? देखिए, सवाल थोड़ा सा, बहुत लोग इसमें गलत कर देते हैं। प्रथम रेल लाइन बिछवाने का जो काम था ये किसके शासनकाल में, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो कहा जाएगा कि ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ, यानी 1853 में। 1853 में। और डलहौजी शासनकाल कब से कब तक था? ये 48 से 56 तक था, 1848 से 56 तक। लेकिन अगर पूछा जाए किसने बिछवाई थी, तो एक इंजीनियर हुआ करता था अंग्रेजी, जिसका नाम था जॉर्ज क्लार्क। ये कौन था? ये एक इंजीनियर था। चलिए, इसने ही जो बम्बई से थाने की जो जगह है, इसने इसका अवलोकन किया और कहा कि नहीं, यहाँ पर रेल लाइन बिछ सकती है, और इसने ही उसका डिजाइन पूरा तैयार किया था। बस किसके शासनकाल में बिछवाई गई थी, अगर ये सवाल पूछा जाए तो डलहौजी होगा, पर किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। चलिए, केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केलिको ये संबंधित है भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा। ये कपड़ा कहाँ से निर्यात होता था? कालीकट से। भारत के कुछ चीज़ें जो बहुत प्रसिद्ध थी, अगर आपको पता हो तो ढाका का मलमल, कपड़ों में ढाका से मलमल अगर पूछा जाए कभी सवाल तो, और जो शॉल थी, पश्मीना शॉल जो कहते थे, ये कश्मीर से। और अगर केलिको की बात किया जाए तो केलिको कहाँ से? कालीकट से। चलिए, अगला प्रश्न है, किस आयोग ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? धन के निर्गमन मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न करने का जो कार्य है, ये वेल्बी आयोग ने किया था। धन का निष्कासन सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, उसके बाद इसी को शाही आयोग भी कहते हैं, याद रखें, रॉयल कमीशन इसको कहते हैं। ये शाही आयोग था, शाही आयोग, वेल्बी आयोग। 1895 में ये आया था, और इसने दादा भाई नौरोजी से धन के निर्गमन मुद्दे पर प्रश्न किया था। मेस्टन कमेटी की अगर बात करें तो मेस्टन कमेटी जो है ये 1918 में गठित हुई थी। हिल्टन यंग आयोग 1926 में। इसी आयोग के अनुशंसा पर जो रिजर्व बैंक का नाम है वो रखा गया था, आरबीआई का नाम इसी आयोग के अनुशंसा पर रखा गया था। बटलर आयोग 1927 में आया था, और बटलर आयोग के बारे में कहा जाता है, ये सवाल आता है किससे संबंधित था? देसी रियासतों और क्राउन के बीच संबंध स्थापित करने से।
देशी रियासतों और ब्रिटिश क्राउन के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ था। मिस्टर आयोग 1918 में आया था और ये वित्त से संबंधित था, वित्त बंटवारे को लेकर, यानी वित्त विभाजन को लेकर केंद्र और प्रांतों के बीच में वित्त विभाजन कैसे हो उससे संबंधित था। हालांकि इसकी जो रिपोर्ट थी वो लागू नहीं हो सकी, मतलब इसकी अनुशंसा पर कोई भी नया एक्ट पारित नहीं हुआ, कोई भी सुधार नहीं हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है, तो याद रखें ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है ये अद्वैतवाद पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की अगर बात कर लें तो स्थापना आपको पता है कि इसको किया था राजा राम मोहन रॉय ने। चलिए अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना कब की। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई और 1924 को की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। 6 वर्ष के कारावास की सजा जो है ये बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। क्यों दी गई थी? इनके जो अखबार था केसरी, उसकी वजह से, जिसमें इन्होंने अंग्रेज़ों की आलोचना की थी, अंग्रेज़ों नीतियों की और अंग्रेज़ों के बारे में भड़काऊ चीज़ें लिखी थी। इस वजह से इन्हें 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई, जहाँ पर इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था, बर्मा में। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। स्वराज शब्द जो पहली बार व्यक्त हुआ था किसी कांग्रेस के अधिवेशन में, वो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1906, जहाँ की दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे। और अगर बनारस अधिवेशन की बात करें तो बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले थे। और सूरत अधिवेशन रासबिहारी घोष, जहाँ पर कि विभाजन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा किसने दी। मॉन्टेग्यू घोषणा जो कि 1917 में आया था। बेसिकली ये होता क्या है कि मॉन्टेग्यू जो कि भारत सचिव हुआ करता था, इसने घोषणा की कि भारतीयों को भी भारतीय जो कार्यकार की जो कार्यपालिका है, जो सरकारी कार्यपालिका, उसमें शामिल किया जाए। बिना भारतीयों को शामिल किए आगे काम नहीं हो सकता है। तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी थी। और इसी के बाद आप देखेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है 1919 में। चलिए निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। 1857 की क्रांति का नेता, इसमें 2 व्यक्तियों का नाम आपको मिलेगा, दीवान मनीराम दत्त और पियाली बरुआ का। असम में 2 व्यक्ति 1857 में एक्टिव थे, पर अगर क्रांति का नेता का पूछे तो आप हमेशा दीवान मनीराम दत्त लगाएंगे, क्योंकि पियाली बरुआ जो हैं ये कौन थे, ये सेनापति थे। एक तरीके से ऐसे समझिए कि मनीराम दत्त जो थे ये क्या कर रहे थे, ये नेतृत्व कर रहे थे, और पियाली बरुआ जो हैं ये संचालन कर रहे थे। कहाँ पर? ये इनके नेतृत्व में असम में संचालन कर रहे थे। ये कलकत्ता से, दीवान मनीराम दत्त कलकत्ता से नेतृत्व कर रहे थे। चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और किसी भी प्रश्न से जुड़े अगर कोई संशय हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।